तो प्लीज स्क्रीन शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हुँ, हुँ। जी, इसको सामान्य प्रशासन विभाग ने मेरा हुँ। मेरा ये आवेदन लोक आयोग को ट्रांसफर कर दिया था धारा 6(3) पर। जब अच्छा। ये ट्रांसफर हुआ 12 नवंबर 2014 को। जब मुझे जानकारी हुँ, नहीं मिली तो 1 दिसंबर 2014 को मैं प्रथम अपील किया हुँ, लोक आयोग को, और उसके बाद हुँ, 21 जनवरी 2015 को प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश किया, और आदेश में स्पष्ट हुँ, रूप से उन्होंने लिखा कि ये जानकारी किस तरह की जानकारी, जैसे मैं टोटल प्रकरणों की छत्तीसगढ़ लोक आयोग बनने के पश्चात, गठन के पश्चात की जानकारी मांगा था। उन्होंने ये कह दिया हुँ, कि ये जो जानकारी है ये कई प्रकरणों से संबंधित है। आप प्रति हुँ। प्रकरण का नाम लिखकर जानकारी मांगे तो हम आपको देंगे। ये अच्छा। मामला मैं 15 जून 2000 हुँ, नहीं 15 जनवरी 2015 को, चूंकि हुँ, उन्होंने प्रथम अपील मुझे 21 जनवरी को किया था, लेकिन हुँ, उसके पहले ही मैं द्वितीय अपील कर चुका था हुँ। सूचना आयोग को। जी। द्वितीय अपील में 15 जून 2018 को, 3 साल बाद द्वितीय हुँ, अपील में आदेश पारित किया गया। आदेश ये पारित हुआ कि आवेदक को हुँ, ये पूरी जानकारी दिया जाए। हुँ, मुझे हुँ, ये अंदेशा था कि ये लोग ये कह देंगे कि जो जानकारी विधानसभा को और संसद को नहीं दी गई है, इसलिए ये हुँ, आवेदक को भी नहीं दी जाएगी। तो हुँ, मेरे कुछ परिचित हैं विधायक, उस समय के हुँ, एक विधायक को कह के विधानसभा में मैंने ये हुँ। एक प्रश्न उठवाया कि जी। 2015 से हुँ, कि लोक आयोग ने कितने विधायकों, सॉरी, कितने नेताओं, कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशंसा किया है। हुँ, हुँ, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 जनवरी 2015 के बाद की जानकारी लोक हुँ। आयोग की पेश की गई। अच्छा। 1 जनवरी 2015 के बाद की पेश की गई है, तो फिर 1 जनवरी 2002 के बाद की भी पेश की जा सकती थी। बिल्कुल। जब माननीय सूचना आयोग का ये स्पष्ट आदेश आया कि आप जानकारी दे दीजिए, तो मुझे लगा कि ये लोग हो सकता है कि इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। जी। तो सामान्य प्रशासन विभाग और लोक आयोग को अलग-अलग पार्टी बना के मैं माननीय हुँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक केविएट लगा दिया। एज पर लॉ अच्छा। रजिस्टर्ड हुआ केविएट। आज दिनांक तक लोक आयोग ने मुझे ये जानकारी नहीं दी। उनकी कोई थक रिकॉर्ड हार निकाल लो। जी, उसके बाद थक हार कर मैं माननीय सूचना आयोग में धारा 18 पर ये शिकायत किया। ये शिकायत अपने सामने जी। है, बिल्कुल स्क्रीन पर प्रसारित हो रहा है। इसमें इसमें ग्राउंड जो है जी। वो बहुत क्लियर था। उन्होंने ये लिया था कि अ, हुँ, माननीय जो सूचना आयोग का आदेश था वो बहुत स्पष्ट था। हुँ, मैं देवेंद्र हुँ। से निवेदन करूंगा कि उसको स्क्रीन पर लाएं। मैं उसको पढ़ रहा हूं। जी। माननीय सूचना आयोग का यह आदेश था सर कंडिका 8 में। निवेदन होगा मेरा आपसे, मिश्रा जी आपसे निवेदन होगा कि आप सीधे आयोग के समक्ष अपनी शिकायतवाद को रखें, क्योंकि शिकायतवाद में आपने जैसे जो अदर्स चीजें की हैं बैकग्राउंड से आपने बता दिया है, तो हम चाहेंगे कि मूट कोर्ट में हमें जिस तरीके से हमारे साथियों को शिकायत रखना चाहिए, आप उस बारे में थोड़ा ठीक सा ध्यान आकर्षित करें ठीक, साथियों को। बस बिल्कुल ठीक है। मैंने माननीय जी, ये मैं शिकायत पर अपने पक्ष का तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। जी। माननीय सूचना आयोग ने मेरे अपील में यह आदेश किया था, अपने आदेश हुँ, की कंडिका 8 में, जहां तक लोक आयोग को चाही गई हुँ, जानकारी को एक से अधिक विषय वस्तु बताया जा रहा है, वह उचित हुँ। नहीं है, क्योंकि हाँ, हाँ। अपीलार्थी के द्वारा प्रकरणों की विस्तृत जानकारी नहीं चाही गई है। हुँ, उनके हुँ। द्वारा केवल कार्रवाई हेतु सूची लाई। अनुसंचित व्यक्तियों एवं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, केवल हुँ, उनके नाम, पदनाम एवं पदस्थापना की ही जानकारी चाही गई है। हुँ, अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उसको प्राप्त करने की पात्रता है। छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 17 में लोक हुँ, आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है।
तथा हाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में प्रावधान है कि ऐसी सूचना जिसको राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जाएगा। कंडिका 9 में माननीय आयोग का आदेश हुआ कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को अपील को केवल उसकी पेशी में अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त कर दिया गया है, जबकि उसको प्रकरण में गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित करना था। अतः जी। अपीलार्थी को अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8) क 1 के तहत सचिव लोक आयोग छत्तीसगढ़ लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निःशुल्क उपलब्ध कराएं। बहुत जी। क्लियर आदेश था माननीय सूचना आयोग का। इसके जी, बाद जी। 30 दिनों तक ये लोग मुझे जानकारी नहीं दिए। उसके बाद जी। जी। 4/8/2018 को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मैंने एक केवियट प्रस्तुत कर दिया जी। और उसके बाद केवियट में भी केवियट पेंडिंग रहा, लेकिन ये लोग ना मुझे जानकारी दिए और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में सूचना आयोग के इस आदेश को चैलेंज किए। अगर ये जी। चैलेंज आदेश नहीं हुआ है या ये आदेश निरस्त नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 19(7) ये कहता है कि सूचना आयोग का आदेश बंधनकारी है। जी, जी। तो जब सूचना आयोग का आदेश बंधनकारी है, ऐसी स्थिति में तो इनको पालन करना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। जी। इसके बाद भी ये लोग ना जानकारी दिए। अब चूंकि मेरा ये प्रथम अपील आपके सामने है, इस जी, अपील जी। में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जी। 1975 में वो केस है, मैं इसमें उल्लेखित कर रहा हूं केस को। सुप्रीम कोर्ट केसेस 1975 वॉल्यूम 4 428 पेज में ये कहा गया है कि इस देश के लोगों को प्रत्येक सार्वजनिक कार्यों के प्रत्येक चीज को जानने का अधिकार है, जो सार्वजनिक ढंग से उनके लोक अधिकारों द्वारा किया जाता है। इस निर्णय में आगे कहा गया कि अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसपी गुप्ता वाला जो जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि जानने का अधिकार अर्थात सूचना का अधिकार को अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकारों में माना गया है। इस प्रकार से ये बहुत इस प्रकार से ये बहुत स्पष्ट है कि जो जानकारी माननीय सूचना आयोग ने देने का आदेश किया था, लोक आयोग ने आज दिनांक तक उस पर आदेश का पालन नहीं किया। मैं इस मांग करता हूं आपसे इस शिकायत के माध्यम से कि भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 176 और 188 के तहत सूचना आयोग के बंधनकारी आदेशों का पालन नहीं करने के कारण ऐसे जन सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने का कष्ट करें। मैं अपने इस अपील में अपनी शिकायत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत स्पष्ट और मशहूर जजमेंट है, ये इसको भी उल्लेखित किया हूं। ये पृथ्वीनाथ राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड वाला मामला है। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय कोर्ट ने कहा है कि कैसे करके आपको इस तरह के प्रकरणों की सुनवाई करनी है और ऑर्डर करना है। इसके अलावा माननीय केंद्रीय सूचना आयोग आदि का कई जजमेंट का मैं उल्लेख किया हूं। मैं एक विशेष मांग करता हूं इस शिकायत के माध्यम से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है स्यू कोटेक्स वर्सेस त्रिगुण ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें यह कहा गया है कि अनावश्यक रूप से बिना किसी मजबूत कारण से किसी अपील या शिकायत पर तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। तो मैं विनती करूंगा कि इन पर तारीख ना बढ़ाते हुए इस पर धारा 19(8) ख पर मुझे क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए और 20(1) और 2 पर कार्रवाई किया जाए और
काफी डिस्टर्ब हो। विनोद जी कृपया ध्यान दें। विनोद जी। हाँ, मिश्रा जी, आयोग को 18 में शिकायत भी किया था ना? ये शिकायत ही किया हूँ, शिकायत की बात कर रहा हूँ। पर ये शायद मिश्रा जी की तरफ से आ रहा है कुछ डिस्टर्बेंस। अच्छा, मिश्रा जी, क्या हो मिश्रा जी आपकी आवाज कट रही है। आपका शिकायत ले लिया गया है। जी, ये मेरी शिकायत है धारा 18 पर। तो इसमें तो आपने जी सर, आप पीआईओ को अगर सुनना चाहेंगे तो पीआईओ भी अवेलेबल है। जी जी, तो पीआईओ को सर बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। जी डॉक्टर अग्रवाल जी, डॉक्टर एनके अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट करें। डॉक्टर एनके अग्रवाल जी, डॉक्टर एनके अग्रवाल जी। हाँ, आ रहे हैं चल रहे हैं। डॉक्टर एनके अग्रवाल जी। एडवोकेट नित्यानंद मिश्रा जी। जी, 10 मिनट कंप्लीट सर पीआईओ बतौर आप इसमें जो है शिकायत पर माननीय आयोग के समक्ष कोई बात तो रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के साक्ष्य रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, बिना फाइल के मैं क्या डिफेंड करूं इस पे? ये तो बिल्कुल डिफेंडलेस केस है। वन से ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द इंफॉर्मेशन कमीशन, तो वो बाइंडिंग है जब तक हाई कोर्ट में से या कि किसी अपीलेट कोर्ट से कोई आदेश नहीं हुआ है तो बाइंडिंग इम्पैक्ट का है। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं डिफेंड कैसे करूं? कोई साक्ष्य आपने कुछ रिकॉर्ड हमको अवेलेबल नहीं कराए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये छोटे मामले हों जिसमें आप सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दें तो सभी को समझ में आ जाए, तो जो पीआईओ की भूमिका में है तो उनको भी समझ में आ जाए। पीआईओ की भूमिका के लिए मेरे पास संबंधित केस के रिकॉर्ड फैक्ट्स कुछ तो होने चाहिए। सिर्फ सुन के मैं इस पे क्या डिफेंड कर दूं? इतनी लंबी स्टोरी थी कि ये तो सब भूल गई आगे का। नहीं, मैं याद है मुझे याद है। मामला सीधा सा है, एक ही मामला है। देखिए इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात है देवेंद्र जी। ठीक है, मैं इस मामले पर सीधा सा एक जानकारी बताना चाहूंगा कि ये मामला एकदम सीधा है कि संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए गई है मिश्रा जी के द्वारा, और जिस संबंध में 81J का सहारा लेते हुए उस जानकारी को रोक लगाई जा सकती थी, जिस कारण से उन्होंने अदर्स एक्टिविटी अपनी की है। हालांकि माननीय आयोग उन एक्टिविटी को किस नजर देखते हुए जांच करना चाहेगा, ये माननीय आयोग का विचार होगा। आपको ऐसा लगता है कि इस विषय पर क्या सूचना रोकी जानी चाहिए? कि मेरे मतानुसार देखिए सबसे बड़ी बात जो विधिक प्रोविजन है, सेक्शन 19(7) कहता है कि वंस ए ऑर्डर वाज पास्ड बाय इंफॉर्मेशन कमीशन दैट शैल बी बाइंडिंग। तो जब आदेश हो चुका है, सूचना आयोग का बाइंडिंग इफेक्ट है, तो उस पर किसी भी प्रकार की जब अगर अपीलेट कोर्ट से इसमें किसी भी प्रकार का स्टे नहीं मिला है या कि हमने इसको चैलेंज नहीं किया है, तो इस पे अब हम लोग बोलने की स्थिति नहीं है। बाइंडिंग इफेक्ट है इसका। अब जहां तक बातें हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड्स मांगे हैं, उस समय ट्रायल के स्टेज पे या कि आयोग के समक्ष तथ्य रखे जा सकते थे, लेकिन अगर उस समय नहीं रखे गए हैं और आयोग ने एक बार आदेश दे दिया है, तो फिर विधिक दृष्टिकोण से उस पे मेरे मतानुसार कोई चर्चा नहीं की जा सकती। अच्छा, पवार जी आप इसमें आगे की प्रक्रिया पर आप बताएं कि हमें क्या करना है। आगे की प्रक्रिया ये है कि देखिए इसमें तो आयोग ने आदेश पारित कर दिया और उसके खिलाफ अभी तक ना ये जो लोक आयोग है वो हाई कोर्ट में गया है ना कुछ किया है, तो इसलिए आदेश का पालन होना चाहिए और ये शिकायत जो है उचित है इस पर आदेश। और जो क्या भारतीय दंड संहिता की जो धारा 175 और 178 जो आपने उल्लेख किया है उसके तहत कार्रवाई की जाने की अनुशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक आयोग जी मिश्रा जी ने बताया कि वो
वहां पर स्टे भी नहीं लिया है हाई कोर्ट में। तो आयोग का जो आदेश है वो बंधनकारी है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। जी, होना चाहिए। देवेंद्र जी। जी सर, तो सर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। एक शिकायतकर्ता को सेक्शन 175, 177 और 188 के तहत कार्यवाही के लिए, जैसा कि उसने अपनी मांग रखी थी, वो जानकारी आपने दिलवाने के लिए आदेश दिया है। जी सर। देवेंद्र जी, मैं पनिशमेंट के पॉइंट पे जरूर बोलना चाहूंगा जी कि इस पे आयोग अगर सेक्शन 187 या 188 के तहत कार्रवाई कर रहा है तो मेरे हिसाब से अनुशंसा कर रहा है सर, अनुशंसा कर रहा है सरकार को, लोक प्राधिकारी को अनुशंसा कर रहा है। पर एज पर है कि उनके पास, आयोग के पास पेनाल्टी लगाने का प्राधिकार है। इस तरह एक्ट का से तो कोई पावर नहीं है एक्ट में कि आप इस तरह की अनुशंसा करें। इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा मिश्रा जी। पवार सर, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ चुका है मणिपुर वाले मामले में, उसमें तो धारा 18 के संबंध में क्लियर है कि जानकारी देने के लिए अब आप आदेश तो कर ही नहीं सकते। मेरा ये शिकायत तो धारा 18 पर है। मैंने ये जो शिकायत किया है आपके समक्ष, मैंने ये मांग की है कि आपका जो मेरे अपील में आपका जो आदेश है उस आदेश का पालन कराएं। और नित्यानंद जी जैसा कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो धारा 3 धाराओं का उल्लेख किया मैं, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई लोक प्राधिकारी, कोई लोक सेवक के विधिक अधिकार आदेशों का विधिवत पालन नहीं करता है तो ये धारा अट्रैक्ट होता है और इसमें अनुशंसा नहीं की जा सकती। इन 3 आईपीसी की धाराओं में धारा में सूचना आयोग अपने पास के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक लेटर भेज सकता है और वो परिवाद की तरह ट्रीट होता है। इसमें किसी लोक सेवक को कभी गवाही देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक परिवाद करना ही पर्याप्त होता है। जी, कि 188 की कार्रवाई तभी इनिशिएट होगी जब संबंधित अधिकारी परिवाद पत्र प्रस्तुत करेगा, नहीं अन्यथा नहीं। लेकिन चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम बाकी सभी एक्टों के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है और चूंकि एक्ट में प्रोविजन नहीं है कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए, तो मेरे मतानुसार ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में मैंने सुनी भी नहीं, या कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरे मतानुसार जो कि एक्ट में प्रोवाइड नहीं है, ऐसी कोई पेनाल्टी, ऐसा कोई एक्ट नहीं किया जा सकता। और नित्यानंद जी, अगर इसमें पीआईओ अगर गिरीश रामचंद्र देश पांडे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गिरीश रामचंद्र देश पांडे वर्सेस सीआईसी को अगर कोर्ट करे और जिसमें कहा गया है कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया गया था कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली अ मैटर बिटवीन एम्प्लॉय एंड द 2013 इसको कोर्ट किया जाए, अगर पीआईओ कोर्ट करेगा और उसमें ऑब्जेक्शन आ जाए थर्ड पार्टी का और उसमें एक अधिकारी ये कह दे कि नहीं ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का मैटर है, सुप्रीम राहुल सर कोर्ट करते हुए। ये राहुल सर, ये तो तब की बात थी जब सूचना आयोग में मामले की अपील में सुनवाई हो रही थी। अब तो सूचना आयोग आदेश कर चुका, अब तो केवल लोक आयोग को हाईकोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करके ही बच सकता था, वो भी उसका समय पार हो गया। मेरा ये कहना था कि जब आदेश पारित हो चुका है, उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तब की स्थिति में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन दिया है उसके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन इसमें अगर थर्ड पार्टी कभी भी इसमें अपना ऑब्जेक्शन तो ले सकती है। हाँ, ले सकती। थर्ड पार्टी का अगर ये मानना है कि मान लीजिए और उसको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया राज मिश्रा जी, थर्ड पार्टी को नोटिस इश्यू नहीं हुए और नोटिस वो आयोग के आदेश के बाद उनके संज्ञान में आया कि हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसके बाद थर्ड पार्टी को भी आने का आयोग के समक्ष हक है। सिंह साहब, मैं ये कहना कि इस आदेश को चैलेंज करना चाहिए था ना उनको,
लोक आयोग को। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में सर पालना कैसे होगी आदेश की? देवेंद्र जी, मुझको 11 बजे तक पहुंचना था, मैं सॉरी सर। तो आपने हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण समय निकालकर सर एक मामले को सुना और अपना जी। विनिश्चय देते हुए आपने एक अच्छी अनुशंसा की है, जिससे हमारे साथियों की हिम्मत जरूर बढ़ी होगी और वो अपनी लड़ाइयों को या ऐसे संघर्षों को जिसमें देश के हितों का और लोकहित का बना हो, तो वो उसमें आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और आप लोग जैसे अच्छे आयोग के जरिए से वो एक अच्छे निर्णय से जिससे लोकहित हो पाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया अपना। इसमें आर्गुमेंट किया जा सकता है, माननीय राहुल सिंह जी ने भी कहा है, और बाकी अपने अपने विद्वान लोग हैं, अपने अपने मतानुसार इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। फिलहाल आप सबका धन्यवाद, और मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए जी धन्यवाद। प्रणाम सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर का, सर ने हमें कीमती समय दिया। एक हमारा दूसरा प्रकरण जो है रमेश सुथार जी का है, जो गांधी जी के आने के बाद लेंगे, क्योंकि गांधी जी उस पर उनकी सुनवाई करेंगे। जब तक हम माननीय राहुल जी के पास विनती करना चाहता था मैं जी, आदरणीय राहुल जी से एक निवेदन था जी। ये जो मेरा शिकायत जिस पर हम लोग सुनवाई कर रहे थे, ये जब अपील के रूप में था तो लोक आयोग का एक जन सूचना अधिकारी उपस्थित हुए थे और उनको जो अपना पक्ष रखना था उन्होंने रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद माननीय आयोग का आदेश हुआ कि जानकारी दे दीजिए। और देखिए, मैं इन्हीं कारणों से इन सब सावधानियों को बरतता हूं कि जैसे सूचना आयोग का आदेश मेरे हाथ में आया, मैं उस आदेश का फोटोकॉपी लगा के लोक आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन किया कि माननीय सूचना आयोग का ये आदेश हो चुका है, आपके इस आदेश के 15 दिन के 1 महीने के भीतर मुझे जानकारी देनी थी, आपने नहीं दिया है। अब आपको मैं इस पत्र के माध्यम से अवगत कराता हूं कि कृपया इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर मुझे आप निःशुल्क जानकारी प्रदान कर दें। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जी राहुल सर। राज मिश्रा जी, आयोग के आदेश की अवमानना के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है उसमें, और अवमानना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि नियम के अनुसार फिर उसमें आगे कार्रवाई आयोग को ही इनिशिएट करनी चाहिए। और दूसरा, जहां तक आपका सवाल है कि धारा 18 में जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। राहुल सर, मुझे अंदेशा हमेशा से इस बात का रहा है कि सूचना आयुक्त ये कह सकती हैं कि धारा 18 पर हम आपको जानकारी नहीं दिलवा सकते, वो मणिपुर वाला जजमेंट। इसलिए मैंने ये नहीं कहा है कि आप जानकारी दिलवाइए, मैंने ये कहा है कि ये आपका जो मेरे अपील में आदेश हुआ था उस आदेश का पालन कराइए। जी हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप उसका इंटरप्रिटेशन देखिए, ऐसा हो रहा है। मैंने राज मिश्रा जी, पिछली बार भी मैंने सभी लोगों से मैंने कहा था कि दिक्कत असली जो कानून के समय जो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के समक्ष जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है गलत इंटरप्रिटेशन एंड टू मच ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप सूचना जो अधिनियम है उसके प्रियम्बल के अनुसार चलिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्ट को दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, और एक उस ऑर्डर को आप मानिए कि जो ऑर्डर अभी तक पास किए गए हैं वो एक विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण में किए गए हैं, उसको आधार ना बनाए, ना किसी पीआईओ को बनाना चाहिए, ना किसी सूचना आयुक्त को उसको ज्यादा आधार बनाना चाहिए। हमें सारे निर्णय जो हैं वो उसको देख करके मेरिट के पर उसको एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि अल्टीमेटली अगर अपील में सेक्शन 19 में अगर सूचना आयोग ने दे दिया है निर्णय कि ये जानकारी दी जाए, उस निर्णय का पालन नहीं हुआ, और धारा 18 में अगर कंप्लेन आती है कि निर्णय का पालन नहीं हुआ, तो ये तो बहुत अनजस्टिफाइड और बहुत बेवकूफी भरा निर्णय होगा, या ऐसी सोच होगी कि
इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए। ये कानून बना किस लिए है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन रोकना नहीं, इंफॉर्मेशन देना इसका मूल उद्देश्य है। तो इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन के तहत आपको भी नहीं करना चाहिए था, आपको भी इनफैक्ट मांगना चाहिए था इंफॉर्मेशन, और आयोग को भी इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए। इसमें स्पष्ट, मैं अपना प्रकरण बता रहा हूँ, हमारे सामने ऐसा मैटर हुआ बिल्कुल एज इट इज, जैसा आप बता रहे हैं ना। हालांकि वो इतना ज्यादा हाई डेसिबल वाला मैटर नहीं था कि इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कुछ हो, लेकिन धारा 19 में हमने एक अपील डिसाइड की थी, आदेश दे दिए थे कि जानकारी दी जाए, और प्रकरण को समाप्त कर दिया था। अब क्योंकि प्रकरण समाप्त हो गया, तो उसके बाद उसमें कार्रवाई ये हुई कि हमारे पास कंप्लेंट आई धारा 18 में। अब आप बताइए कितना बड़ी नाइंसाफी होगी उस आवेदक के साथ, कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी इस एक्ट के प्रति, अगर हम उसमें ये कह दे कि नहीं, अब हमने तो 19 में आदेश कर दिया था और 19 की अपील खत्म हो गई, अब धारा 18 में आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो हमने फिर उसमें धारा 18 में ही इंफॉर्मेशन देने का उसमें आदेश भी दिया, साथ में जो पीआईओ था उसको दंडित भी किया। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जहां तक है वहीं तक सीमित रखें तो ज्यादा बेटर होगा, और सभी इवन आयोगों को और आयुक्तों को और पीआईओ को भी उन इंफॉर्मेशन को, जब तक कोई विशेष परिस्थितियां और बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं आप उससे सिमिलर पा रहे हैं अपने आप को, तब तक उस प्रोविजंस को इवोक नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये है, और ये मुझे लगता है कि इसमें जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत नुकसानदेह है, और बिल्कुल एक्ट के हिसाब से, एक्ट बहुत क्लियर है, एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए, और केस टू केस बेसिस पर आपको ये डिसीजन लेना है। वो ज्यादा बेटर तरीका है इसको एड्रेस करने का, इस तरह की समस्याओं को एड्रेस करने का। आदरणीय राहुल सर जी, मैं दो बातें भारत के संविधान का दो अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। आर्टिकल 141 का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक आदेश सभी पर बंधनकारी होता है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि सभी अदालतों पर, ट्रिब्यूनल पर या और संस्थाओं पर बंधनकारी होता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसका हम लोग अक्सर उल्लेख नहीं करते, वो है 375। आर्टिकल 375 का कहना है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था को भारत के संविधान के अनुसार ही चलना है, अनुसार ही काम करना है। अब मैं पूछता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ और वो सभी पर बंधनकारी है। आर्टिकल 375 का कहना है कि ये संविधान के अनुसार ही चलना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हम लोग कानून के छोटी क्लासों में ये पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कानून बन गया है और कानून से ही देश को चलना है। मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं कि मणिपुर वाले जजमेंट में उन्होंने क्या कहा, अपील के आदेश के बाद शिकायत पर आदेश नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको भागने के जितने भी रास्ते थे, वो ये प्रश्न मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठवाकर उसका उत्तर भी ले चुका हूं। तो जो बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में आ चुका, उसका जवाब राज्य सरकार दे चुकी, वो विधानसभा के पटल पे रखा जा चुका, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। तो 2015 के बाद का वही जानकारी आप दे सकते हैं, तो सन 2002 से वो जानकारी क्यों नहीं दे सकते? असल में ये मामला मुझे इसलिए इतना ज्यादा घेरना पड़ा ऐसे लोगों को क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील था, और ये मामले पर अगर ये जानकारी दे देते हैं तो मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पीआईएल करके बहुत से लोगों के सिरदर्द पैदा कर सकता हूं, और करूंगा ही। इस कारण से ये जानकारी चाहा था, लेकिन देख लीजिए आप सूचना आयोग आदि में कैसे करके इस मामले को उलझाया गया। सर हमें लोगों को और ये जानकारी तो वैसे भी मुझे लगता है ये जानकारी तो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। आपने इसको धारा 4 के तहत इसको इसमें करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो आपको अगर आप चाहें तो कोई अगर उसमें जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, जांच हुई है, वही अगर ये कह दे कि हम प्रभावित व्यक्ति हैं, और प्रभावित व्यक्तियों की जो भी इंक्वायरी होती है उसका भी प्रावधान है कि धारा 4 के तहत वो सार्वजनिक तौर पर उसको रखा जाए, उसको शेयर किया जाए उसके साथ।
हेलो हेलो। हाँ कपूर हेलो। जी, राजेश कपूर जी कहें आप। जी सर। सर प्रणाम। मैं सर राजेश कपूर इलाहाबाद से हूँ सर। सर मेरे 2 सवाल हैं सर, छोटे छोटे। एक सवाल पहला ये है कि जैसे मैंने किसी से सूचना मांगी और पीआईओ ने कोई जवाब नहीं दिया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने 2 से 3 बार पीआईओ को लेटर लिखा कि आप इनको मांगी गई सूचनाएं आप दीजिए, फिर भी पीआईओ ने हमको सूचना नहीं दी। हमने सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को मैंने सेकंड अपील करी। सेकंड अपील अधिकारी ने, जो फर्स्ट अपीलेट अधिकारी है, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया उनके लेटर का, और पीआईओ को कह दिया कि नहीं आप ठीक हैं, आप नहीं देना है आपको सूचना है, आप मत दीजिए। और उसमें उन्होंने गिरीश रामचंद्र पांडे जो सुप्रीम कोर्ट का है और जजमेंट, उसको उन्होंने बाधित करते हुए उन्होंने निस्तारित कर दिया। क्या ये संभव है? मिसकोटेड 81J का देखिए क्या है कि 81J आपने सूचना क्या मांगी थी, जरा आप ये बता पाएंगे? जी, मैंने सर सूचना मांगी थी स्कूल से, प्रिंसिपल से, जो वहाँ पे स्कूल से। एक मिनट, आप सुनिए, स्कूल कौन सी, सरकारी या प्राइवेट स्कूल? नहीं, वो एडेड है। हमने डीआईएस के थ्रू मांगी थी। डीआईएस सर स्कूल 2 ही होती है, या तो होती है सरकारी स्कूल या होती है निजी प्राइवेट स्कूल। वो स्कूल कौन सी थी आप ये बताइए। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जिसके अंतर्गत डीआईएस के अंतर्गत आता है। डीआईएस पूरा मॉनिटरिंग करता है। सर मेरी बात सुनो, मेरी बात, जो भी प्राइवेट स्कूल होती है उसको भी सरकार पैसा देती है। आप मेरी बात को सुनिए, आप गवर्नमेंट एडेड स्कूल मत कहिए, या तो वो निजी स्कूल होगी या पूरी सरकारी स्कूल होगी। आप ये बताइए ताकि मैं आपको आगे बता पाऊँ। अरे नहीं सर, कुछ स्टेट्स में जो है ना वो तीसरी कैटेगरी भी होती है, वो होती है गवर्नमेंट एडेड की। वो ना पूरे प्राइवेट होते हैं ना पूरे सरकारी होते हैं, जैसे यूपी वगैरह में है कई ऐसे कॉलेज। हाँ, पहले राजस्थान में था ऐसा, समझ गया मैं। तो उनको इसके अलावा ये भी होता है स्कूल की कोई ऐसी कैटेगरी। देखिए क्या होता है कि अगर शासन ने, आप उसकी परिभाषा को समझिए, कोई प्राइवेट स्कूल भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, प्राइवेट कोई भी संस्था हो, उसको अगर शासन ने जमीन दी हुई है, राइट, शासन की जमीन पे बना हुआ है, शासन से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हुआ है, योजना के तहत उनको पैसा मिलता हो, ये सब तमाम चीजें हैं। अगर वो वित्त पोषित हो तो ये सारी कैटेगरीज है जहां पर आरटीआई लागू हो जाती है। जी, अब बताइए उसमें क्या इन्फॉर्मेशन क्या मांगी थी आपने? सर उसमें हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि जो बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उनका एक एसआर भरा जाता है। एसआर, तो उसमें ये भरा जाता है कि ये पेरेंट्स, बच्चे हैं, बच्चे के पेरेंट्स का क्या नाम है, कौन से धर्म में है, कि कौन इसने एडमिशन कराया, इस तरह की डिटेल। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि मैं केस देख रहा हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का 2014 से, तो उससे संबंधित था उस बच्चे का। तो इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो पीआईओ को एड्रेस करके 2 से 3 चिट्ठियां लिखी थी कि इनको मांगी गई सूचनाएं दीजिए, तो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ने क्या किया कि उसको नेग्लेक्ट करके, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर था उसको नेग्लेक्ट करके, समझ गया, वो आपको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है जी। आपको इस मामले में द्वितीय अपील करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप तो इसके खिलाफ शिकायत लिखते। हेलो, अभी आप ये बताइए मुझे कि ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन है जी, वो सिर्फ एक बच्चे की एक ही इन्फॉर्मेशन मांगी थी, एक बिंदु की? नहीं, हमने इसलिए नहीं मांगी थी एक बच्चे की कि उनको पता ना चले कि हमें किस बच्चे का चाहिए, ठीक, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो क्लास का मांग लिया था? हाँ जी, पूरी क्लास का मांग। लेकिन उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, कोई भी बच्चा है। वो एसआर होती है सर जब एडमिशन करते हैं। तो एसआर किसकी? सर व्यक्तिगत सूचना क्या? राजेश कपूर जी, एक मिनट जी सर, पूछने दीजिए जरा इनसे। जी सर, आप लोग अपनी क्वेरी थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। जी राजेश कपूर जी, मुझे बस एक चीज की जानकारी बताइए, ये जो एसआर होता है क्या ये निजी स्कूल द्वारा तैयार किया जाता है, और इसको क्या शासकीय जो डीईओ कार्यालय होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, क्या उनको दिया जाता है? नहीं, उनको नहीं दिया था, ये स्कूल के रिकॉर्ड में होता है और सभी स्कूल इसको भरते हैं एडमिशन के टाइम पे। जो न्यू एडमिशंस होते हैं उसमें ये भर के अपना रखते हैं ये लोग रिकॉर्ड। अब ये ऐसा रिकॉर्ड रहता है, ये मतलब ये आपका ये कहना है कि ऐसा रिकॉर्ड रहता है, इसका सबूत है कुछ आपके पास? सर वही तो मैं मांग रहा हूँ, तो इन्होंने देने से मना कर दिया कि इसमें क्या है, इन्होंने लिखा ये जनहित में नहीं है
और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, इसलिए ये नहीं दिया जाएगा। इसको जो है वो रामचंद्र देश पांडे से इन्होंने किताब लेना था, वो हमारे नीचे जानी पड़ी। आप पहले एक मेरी बात को सुनिए श्रीमान। सर आप सभी सदस्य एक महत्वपूर्ण बात को सुनिए। जो मैं राजस्थान सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके आया तो माननीय आयुक्त के पास भी जवाब देने का मौका नहीं मिला और वो बगले झाँकने लगे। आप अगर ये जवाब लिखते हैं तो वो आप माननीय सूचना आयुक्त से सूचना का अधिकार अधिनियम दे के किताब पूछिए कि श्रीमान ये जवाब दे रहे हैं आप, इसमें हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहाँ पर इस कानून में अंकित है कि लोकहित होने पर ही सूचना दी जा सकती है, अन्यथा सूचना नहीं दी जा सकती। सबसे बड़ा बिंदु आप इस चीज को नोट करें सब लोग। ये इस कानून में कहीं अंकित नहीं है कि लोकहित होने पर ही सूचना दी जाएगी। और जहां तक स्कूल की बात है श्रीमान, तो आप एक काम कीजिए, आप इसके लिए सबसे पहले निरीक्षण मांगिए। आपको अगर उन्होंने दस्तावेज देने से मना कर दिया ना, तो आप सबसे पहले निरीक्षण मांगिए। आप उन सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने के अधिकारी हैं भारतीय कानून और इस कानून के तहत जिसकी पहुंच लोक सूचना अधिकारी तक है। तो ये वैसे ये चाहते हैं तो अपन को भी टुकड़े तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। ये डाल तो हम पात इनको ये बताना पड़ेगा। राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर जी, राजेश कपूर जी जी, भवानी शंकर जी आप थोड़ा सा इंतजार करें, हमें राहुल जी इस पर जानकारी दे रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं राजेश कपूर जी के सवाल का जवाब। तो सर ये इन्होंने कर दिया, तो क्या हम इसके लिए रीओपन के लिए जो चीफ है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, चीफ सूचना आयुक्त, क्या उसको हम लेटर दे सकते हैं? नहीं, रीओपन मुख्य सूचना आयुक्त के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो जी सर, उनके जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो उनके ऑर्डर पर वो अपनी व्यवस्था दे। जी, इस तरह का कोई प्रावधान कानून में नहीं है जी, और उसमें जो एकमात्र अगर राज्य सूचना आयोग ने आपका निर्णय मतलब आपका अगर एप्लीकेशन खारिज कर दिया है, आपके विरुद्ध उन्होंने निर्णय सुनाया है, तो उसका एकमात्र उपाय जो है वो हाई कोर्ट में है जी, उसमें आप हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं उसमें। और दूसरा इसमें आपको ये भी समझना होगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम में जो धाराएं जैसे हैं जिसके तहत आप वो जानकारी जो कि पीआईओ जो है गवर्नमेंट जो है वो लोक प्राधिकारी के पहुंच में हो या लोक प्राधिकारी उसको प्राप्त कर सकता है, बाध्य कर सकता है किसी निजी संस्था को कि ये इन्फॉर्मेशन आप दीजिए जी, वो जानकारी आप ले सकते हैं जी, प्रोवाइडेड कि वो इन्फॉर्मेशन हो। जी, बाद अगर इस चीज का है कि वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जी, तो डेफिनेटली वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत मतलब मैंने कभी विवाद की स्थिति होगी तो हो सकता है कि प्राइवेट संस्था ये बोल दे कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, हम लोग फॉर्मेट मेंटेन नहीं करते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वो इनसे सूचना ले सकता है और इस तरह की सूचना होती है। बिल्कुल, अगर ये वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज से बिल्कुल आप वाकिफ हैं कि ये इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है जी और ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है और तो फिर आप उसको इनडायरेक्टली आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे सर? इनडायरेक्टली ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक पीआईओ की देखिए क्या है कि लोक प्राधिकारी की पहुंच में है। अगर इसमें इंक्वायरी हो जाए कल को, मान लीजिए कि जो डीईओ ऑफिस है वहां से इंक्वायरी हो जाती है कि प्राइवेट स्कूल में कुछ धांधली चल रही है और सारे रिकॉर्ड्स तलब किए जाए, जी, तो उसका अधिकार क्षेत्र है जी, डीईओ उसमें इंक्वायरी कर सकता है जी, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने अच्छा सर, लेकिन क्योंकि मामला प्राइवेट स्कूल का इसीलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मैटर। जी सर। सर एक चीज और है, क्या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के जो आदेश हैं उनको डिनाइल कर सकता है? किया जा सकता है, कई बार गलत निर्णय होते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफिसर ने कोई गलत निर्णय दिया है और राज्य सूचना आयोग को ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफिसर का निर्णय आपात करने योग्य है तो उसको रिजेक्ट भी किया जाता है। राइट सर।
थैंक यू सर। ये भी होता है कि पीआईओ आते हैं, पीआईओ कहते हैं कि ये गलत निर्णय है। कई बार इवन एप्लीकेंट आप देखिए कैसे निर्णय गलत किया जाता है। जैसे आप ही गए और आपका मान लीजिए कि निर्णय जो है प्रथम अपील अधिकारी ने खारिज कर दिया है जी सर, अब आप उसके विरुद्ध में आते हैं अपील में सेक्शन 19 में, तो राज्य सूचना आयोग फिर प्रथम अपील अधिकारी के आदेश को भी खारिज कर सकता है। इन्होंने जो जानकारी देने का आदेश दिया था उसको खारिज किया जाता है। राइट सर। सर एक दूसरा सवाल है सर, एक दो सवाल थे मेरे, एक दूसरा सवाल है सर। एक डिपार्टमेंट है सर, उससे मैंने बहुत सारी सूचनाएं मांगी है। अभी मैंने एक सूचना मांगी उससे, तो उसने क्या किया कि मुझको मेरा पोस्टल ऑर्डर लौटा दिया और विसंगति करते हुए इसमें विसंगतियां हैं और इसको हम वापस कर रहे हैं, आपको सूचना नहीं दे सकते। मैंने आपत्ति लगाई उन पे कि साहब इसमें आपने वापस तो कर दिया, विसंगति आपने नहीं बताई, कृपया करके आप विसंगति बताएं तो जिससे कि हम आपको दूसरा पोस्टल ऑर्डर भेज सके। ठीक, उसके बाद भी इन्होंने 1 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्रथम अपीली अधिकारी को फिर ये सब लिखते हुए उनको भेजा और उनसे कहा कि साहब ये पोस्टल ऑर्डर है, ओरिजिनल जो पोस्टल ऑर्डर था जो उन्होंने मूल रूप से मुझको वापस किया था, वो पोस्टल ऑर्डर मैंने मूल रूप से प्रथम अपीली अधिकारी को मैंने भेज दिया और कहा कि साहब ये हमने भेजा था और इन्होंने हमें ये आपत्ति दी थी, उसका भी इन्होंने निराकरण नहीं किया, तो कृपया करके मैं पोस्टल ऑर्डर आपको भेज रहा हूँ। प्रथम अपीली अधिकारी ने भी मुझको अपनी प्रथम अपील का कोई जवाब नहीं दिया। आपको कोई जवाब जाना ही नहीं था, आपको सीधे धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में जाना था। सर वो तो कंप्लेंट हो गई, लेकिन मुझको तो डॉक्यूमेंट चाहिए सर। अरे तो डॉक्यूमेंट मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक मैटर तो ये हो गया कि आपकी आरटीआई ही एंटरटेन नहीं हुई ना। पोस्टल आपका ऑर्डर मतलब ये कॉपिंग के रूल्स के तहत तो नहीं था ना, ये तो आरटीआई की फीस के लिए आप डाल रहे थे ना 10 रुपए जी, तो वो तो आपकी आरटीआई एंटरटेन ही नहीं हुई ना जी, क्योंकि फीस का उन्होंने इश्यू बना दिया है। जो आपका कहना है कि सही है, तो मेरा कहना है कि आप चूंकि फीस का मैटर हो गया, धारा 18 में स्पष्ट प्रावधान है और इसके अलावा धारा 18 में ये भी है कि जानकारी तक अगर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप आरटीआई तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि प्रथम स्टेप है भाई। फर्स्ट सेकंड आप अपील में तो कब जाएंगे? फर्स्ट अपील में जब आपकी वो 30 दिन वाली प्रक्रिया चालू हो गई हो, तब तो आप फर्स्ट अपील में जाइए। बाकी तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि आप आरटीआई एप्लीकेशन ही फाइल नहीं कर पाए हैं, फीस को लेकर के डिस्प्यूट हो गया है, तो आप सीधे आप आयोग जा सकते हैं। आयोग में कंप्लेंट करिए कि ये इनको बाध्य करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें और गलत ढंग से आपकी सूचना को रोका जा रहा है। शैलेश गांधी सर आ गए हैं। सर इस मामले में आप ये है शिवानंद जी प्लीज उन्हें को होस्ट बनाए गांधी जी को। गांधी जी के पास शायद आवाज आ रही है सड़क की, इसलिए उन्होंने कहा है उन्हें को होस्ट बनाए। वो आवेदन वाला अगर मामला पूरा हो गया तो मैं कुछ कहूं या इंतजार करूं? हाँ गांधी सर प्लीज, स्वागत है आपका, आप सर को होस्ट है कार्यक्रम में जी। आपका अनम्यूट कर लीजिए सर। बोला होगा तब मैं अनम्यूट करूंगा। सर आपके सामने एक मामला रखना है आज के प्रकरण पे, आज आपको उसमें सुनवाई करनी है, तो क्या उसे शुरू करें कि उसको थोड़ी देर के बाद शुरू करना है? शुरू करें गांधी जी। सर आपको अनम्यूट करना होगा, वो आपकी आवाज नहीं आ रही। गांधी जी सर राहुल जी 5-10 मिनट के बाद मेरे ख्याल से देता हूं सर। राहुल सर बहुत ही आवाज आ रही है। कोई बात नहीं सर, 10 मिनट के बाद करते हैं उसको। राहुल सर जी बताएं सर। तो ये जो मैंने जो पोस्टल ऑर्डर वाला है, एक सिंपल लेटर में अंडर धारा 18 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा के आयोग को अलॉन्ग विद जो उन्होंने लेटर दिया विसंगति वाला, वो लगा करके मैं कंप्लेंट कर दूं कि और कुछ भी देना उसमें? नहीं, बस आप अपना धारा 18 में सीधे आप उसमें ये लिखिए कि इस तरह से इन्होंने मेरी आरटीआई एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं की है और गलत तरीके से मैंने ये पोस्टल ऑर्डर भेजा है और ये आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर जेन्युइन है और इसको उन्होंने लेने से मना कर दिया है, तो इस कारण से मेरी आरटीआई एप्लीकेशन ही वहां पर उन्होंने उस पर कोई निराकरण नहीं कर रहे और जानकारी को रोका जा रहा है इसके नाम पर। तो इसमें जो पीआईओ हैं उनके द्वारा ये जानबूझकर किया गया काम है
और मेरे द्वारा पीआईओ को वापस कहा भी गया है कि इसका आधार बताया, मुझे आधार भी नहीं बताया गया जानकारी रोकने का, तो पीआईओ ने कानून की अवहेलना की है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये धारा 18 में आप सिंपल अपना नॉर्मल कागज पर अपना एक आवेदन पूरा टाइप करें और वो भेज दें। और अलॉन्ग विद, मैं इसलिए बोलता हूँ या तो हैंडराइटिंग अच्छी हो तो चलेगा, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे आवेदन आते हैं जिसको पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ सिंपल टाइप करें और किसी वकील का सहारा मत लें। जी, कोई वकील की जरूरत नहीं है सूचना के अधिकार अधिनियम में। आप सादे कागज पर अपना आवेदन दें, सादे कागज पर ही लिखें, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। तो पता नहीं, मुझे अभी भी बहुत लोग जो है वकीलों का सहारा लेते हैं। जी सर, अलॉन्ग विद जितना भी एनेक्सर्स हैं जो मैंने लगाए हैं वो सब भेज दूं उसी के साथ में ना। अब आप फर्स्ट अपील वाली बात मत करिएगा उसमें, मतलब क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर वो स्थिति वैसी बन जाएगी, आप फर्स्ट अपील में भी गए हैं और इधर भी धारा 18 में इसमें आ रहे हैं। आप सीधे सीधे से धारा 18 का जो उल्लंघन होता है और उसमें स्टेट आपको ये जानने का अधिकार है सूचना आयोग के समक्ष, उसके तहत आप कार्रवाई करिए। इसमें भी सर कोई टाइम बाउंड है सर शिकायत में? नहीं, शिकायत में ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन आप जितना जल्दी उतना बेटर। नहीं, आयोग कितनी जल्दी इसकी सुनवाई करेगा कि नॉर्मल जैसे करता है प्रथम अपील की वैसे ही करेगा कि? देखिए ऐसा है राजेश कपूर जी, पूरे हिंदुस्तान में ये तो ऐसा हो गया है कि आप जानते हैं स्थिति क्या है, मतलब मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि कितनी पेंडेंसी चल रही है और शिकायत का भी वही हाल है, अपीलों का भी वही हाल है। मतलब आप इतने सारे केसेस सामने हैं और वो आयोग जो है वो बिल्कुल तरह से असमर्थ है, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि स्टाफ नहीं है, कई जगह आयुक्त ही नियुक्त नहीं हुए हैं, तो वो एक अलग लड़ाई है। और इसलिए मैं इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि इसका क्या होगा, कब तक सुनवाई होगी, लेकिन ये आपको एक रास्ता है जो मतलब कानून के तहत आप फॉलो कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।